दोस्तों, मैं इंदर खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कला टेस्ट सीरीज 4 शुरू होने जा रही है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 कला का उल्लेख कहाँ हुआ है। क्वेश्चन दिया है 64 कला का उल्लेख कहाँ हुआ है। विकल्प है कामसूत्र, शुक्र नीति सार, यजुर्वेद, उपरोक्त सभी। अगर ऐसा जब कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और तुरंत देखते ही आंसर पर टिक मार देते हैं और वो आंसर होता है कामसूत्र। लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि इस विकल्प में क्या क्या विकल्प दिया हुआ है। इस प्रश्न में इन तीनों विकल्प देखिएगा तो कामसूत्र में 64 कला का उल्लेख है, सही है। लेकिन शुक्र नीति सार में भी 64 कला का उल्लेख हुआ है। शुक्र नीति सार जो है ये शुक्राचार्य, विद्वान शुक्राचार्य की ये प्रमुख पुस्तक, इसमें भी 64 कला का उल्लेख है। और तीसरा यानी दूसरा यजुर्वेद, जिसको हम यानी पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में भी 64 कला का उल्लेख हुआ है। यानी कामसूत्र में भी है, शुक्र नीति सार में, यजुर्वेद में, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कला का उल्लेख कहाँ कहाँ में उल्लेख मिलता है। मैंने आपको एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्न समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 16 बार कला का उल्लेख कहाँ हुआ। 16 बार ये विकल्प है, यानी क्वेश्चन में 16 बार कला का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो हम चारों विकल्प को एक बार ध्यान दें कि चारों विकल्प क्या क्या है, हमारे कौन कौन से विकल्प हैं, इसको देख लेते हैं तो हमें आंसर क्लियर हो जाएगा। प्रबंध कोश ये एक जैन ग्रंथ है, इसमें 72 बार कला का उल्लेख हुआ है। ललित विस्तार ये एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 79 बार कला का उल्लेख हुआ है। ये छेमेन की पुस्तक है जिसमें 84 बार कला का उल्लेख हुआ है। और उपनिषद में उल्लेख हुआ है 16 बार। तो इसका आंसर होगा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का अर्थ समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे कहते हैं उपनिषद। यानी उपनिषदों में हमें 16 बार कला का उल्लेख हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सर्वप्रथम गुंबद का प्रयोग किस शैली में किया गया है। क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम गुंबद शब्द आया है। हमें मुस्लिम कल्चर की जो बहुत सारी जो स्थापत्य कला के जो भवन हैं उनमें हमें गुंबद देखने को मिलता है। तो ये गुंबद की व्यवस्था परंपरा आई कहाँ से है। तो जो गुंबद का व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है वो द्रविड़ शैली में नहीं है, नागर शैली में नहीं है, गांधार में नहीं, बेसर शैली। किसमें हुआ है। बेसर शैली में सर्वप्रथम गुंबद का प्रयोग किया गया है। बेसर शैली है क्या। बेसर शैली ये 2 शैलियों का समन्वय है। वो 2 शैली का नाम है नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली के समन्वय को हम बेसर शैली कहते हैं। इस शैली में पहली बार जो है गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बेसर शैली। अगला क्वेश्चन क्या है। हरिशेन ने प्रयाग स्तंभ लेख में किस शैली का प्रयोग किया है। हरिशेन ने प्रयाग स्तंभ लेख, क्या है ये, प्रयाग स्तंभ लेख में किस शैली का प्रयोग किया है। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि प्रयाग स्तंभ लेख है क्या। तो प्रयाग स्तंभ लेख क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल बताना चाहेंगे। इधर ध्यान दें। प्रयाग स्तंभ लेख लगभग 238 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में एक स्तंभ स्थापित कराया और इस स्तंभ को कौशाम्बी का स्तंभ के नाम से जाना गया। इसी कौशाम्बी स्तंभ को लगभग 200 ईस्वी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने इस कौशाम्बी स्तंभ को निकलवा करके इसे समुद्रगुप्त इसे लाया, प्रयाग लाया और प्रयाग के संगम के किनारे इस स्तंभ को गड़वा दिया और इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने
जो स्तंभ गढ़वाया था, इसको प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना गया, उस लेख पर समुद्र की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसी के मंत्री हरिशेन ने उस प्रयाग स्तंभ पर लेख अंकित जो करवाया, उस लेख में उसने जिस शैली का प्रयोग किया, उस शैली का नाम था चंपू शैली। इसका आंसर क्या होगा? चंपू शैली। तो जो चंपू शैली है, ये शैली दो शैलियों के मिश्रण की मानी गई है। एक है गद्य, इसमें गद्य और पद दोनों का प्रयोग किया गया है। इस शैली को, यानी जिसमें गद्य और पद दोनों का प्रयोग किया गया है, इस मिश्रण को चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। जो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त ने जो यहाँ पर स्थापित करवाया था, बाद में यही प्रयाग स्तंभ को यहाँ पर इसी प्रयाग स्तंभ के पास मुगल बादशाह अकबर ने अपना किला निर्माण कराया। किला रहा, फिर अंग्रेज़ों का शासन आ गया। अंग्रेज़ों ने उस शासन के समय किले की दीवार को सीधा करने के लिए समुद्रगुप्त के जो प्रयाग स्तंभ जो गढ़वाया था, उसको दीवार को सीधा करने के लिए उस प्रयाग स्तंभ लेख को जो है गिरा दिया गया। यानी ये 1800 में इस प्रयाग स्तंभ 1800 ईस्वी में इस प्रयाग स्तंभ को गिरा दिया गया, लेकिन पुनः इसी प्रयाग स्तंभ को फिर किले के अंदर इसको स्थापित किया गया 1838 में। 1838 में इस प्रयाग स्तंभ को किले के अंदर स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में जो प्रयाग स्तंभ है वो अकबर के किले के अंदर ये आज भी स्थापित है। इस प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्र के विजयों के उल्लेख के साथ साथ अकबर का नाम, बीरबल का नाम, जहांगीर का नाम मिलता है। इसके अलावा 1605 में जब जहांगीर का राज्यारोहण हुआ था, उसका भी इस प्रयाग स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है। तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, इसका आंसर होगा चंपू शैली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संगीत की भावना पर जो आधारित है वह कला है या कथन किसका है? तो आंसर है पंडित क्षेमराज नहीं है, हर्बर्ट रीड नहीं है, स्कूपन हीवर ने कहा है कि संगीत की भावना पर जो आधारित है वही कला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? हीगल, एक प्रश्न दिया हीगल के अनुसार, तो हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? तो हीगल, ध्यान रखना, हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो काव्य कला है। और हीगल ने जो कला का जो सीक्वेंस माना है वो कौन कौन सा है? नंबर 1 ये काव्य कला, नंबर 2 संगीत कला, नंबर 3 चित्रकला, नंबर 4 मूर्ति कला और 5वां नंबर है स्थापत्य कला। ठीक है, अगर स्थापत्य होगा या वास्तु होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला है, लेकिन चित्रसूत के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है वो चित्रकला है। तो जिसके अनुसार पूछे उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। इसका सही आंसर होगा काव्य कला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चूना तथा मिट्टी किस कला का आधार है? ये दिया है, चूना तथा मिट्टी किस कला का आधार है। आधार क्या पूछा है? तो चूना और मिट्टी जो जिस कला का आधार है, आइए देखते हैं कौन कौन किसका क्या आधार है। मूर्ति कला नहीं है, संगीत कला नहीं है। चूना जब मिट्टी लेते हैं तो हम क्या बनाते हैं? भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो ये सब बनाते हैं वो किस कला के अंदर आती है? वो सब स्थापत्य कला के अंदर आती है या वास्तु कला के अंदर आती है? तो इसका जो विकल्प है वो स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत चूना तथा मिट्टी इसके अंतर्गत, यानी इसका आधार जो है वो चूना मिट्टी है। लेकिन बाकी जो 3 विकल्प इनको भी हम देख लें। तो चित्रकला का जो आधार है वो रंग और प्लस ब्रश है। ठीक है, इसके बाद संगीत कला क्या है? संगीत कला का जो आधार है वो स्वर प्लस नाद है। और मूर्ति कला का जो आधार है उसका आधार है पत्थर प्लस औजार। ठीक है, औजार। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कौन किसका आधार है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा स्थापत्य कला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चारु किस कला का प्राचीन नाम है? चारु, ये शब्द है चारु। तो चारु जिसका प्राचीन नाम, यानी इसका आधुनिक नाम कुछ और होगा, तो इसका आधुनिक यानी चारु किस कला का प्राचीन नाम है? तो आधुनिक कला जो है, यानी
आधुनिक कला के आधार पर इसका नाम है ललित कला। ललित कला का प्राचीन नाम चारु या चारु का आधुनिक नाम क्या है? ललित कला। और ललित कला के अंतर्गत ही हमारी 5 कलाएं आती है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है। हीगल के अनुसार सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो काव्य कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा चारु किस कला का प्राचीन नाम है? ललित कला। ये भी जान लें यहाँ पर उपयोगी कला का प्राचीन नाम क्या है? तो उपयोगी कला का प्राचीन नाम है कारु। ठीक है, उपयोगी कला का प्राचीन नाम क्या है? कारु। तो चारु और कारु का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख हुआ। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, चारु कारु का सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आनंद लाने का नाम ही कला, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का नहीं, रस्किन का नहीं, गांधी का नहीं, किसका आंसर है? पंडित क्षेमराज का कथन है कि आनंद लाने का नाम ही कला। ये बात पंडित क्षेमराज ने कही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाई रिलीफ और लो रिलीफ किस कला के अंतर्गत है? रिलीफ का मतलब होता है उकेरना, यानी कोई भी चीज है जिसको उभारा जाए, उकेरन कुरेद कुरेद कर उकेरा जाए। और जब उकेरने कहते हैं उत्कीर्णन कला, और उत्कीर्णन कला किस कला के अंतर्गत आती है? वो भास्कर कला के अंतर्गत आती है। विकल्प में देखिए क्या दिया है? बाटिक कला नहीं है, इसका आंसर होगा भास्कर कला। भास्कर कला वो वह कला यानी जो उकेर कर यानी कुरेद कुरेद कर उभार करके जो चित्र को अंकित किया जाए उस कला को हम भास्कर कला कहते हैं। और भास्कर कला के अंतर्गत जब ज़्यादा उकेरा जाता है तो उसको हम हाई रिलीफ कहते हैं, जब कम उकेरा जाता है तो उसको हम लो रिलीफ कहते हैं। तो हाई और लो रिलीफ का आंसर होगा भास्कर कला। बाटिक कला जो होती है वो रंगाई से होती है, रंगने के काम में आती है, हम आपको आगे बताएंगे। ललित कला भी मैंने आपको बता ही दिया है। और इस तरह से ये कला टेस्ट सीरीज 4 के जो 10 क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, इसके 10 क्वेश्चन हुए। इसमें मैंने जो डिटेल बताई है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, और आने वाले जो एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है इस पर अपना सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर जो लोग नए लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने लोग हैं उसको लाइक करें और कमेंट दें। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कल्याण होगा। जय हिंद, धन्यवाद।